देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है हमारे बुजुर्गों के द्वारा कि जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, जीत आपकी उतनी ही शानदार होगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 9 नवंबर के करंट अफेयर और देखिए आज के वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो क्लास में आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तर। देखिए क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि किस फिल्मकार ने मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए जेसी डैनियल पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये फिल्मकार आपके हैं हरिहरन। और दूसरा था कि नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर चाचा चौधरी को बनाया गया है। और तीसरा था कि हाल ही में किस राज्य ने स्पंज आयरन और स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए एक नई औद्योगिक नीति पेश की है? तो देखिए ये राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। और चौथा था कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनी सिस्का ग्रुप ने जो है अभी हाल ही में किस अभिनेता को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया है? तो देखिए सिस्का ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है राजकुमार राव को। और पांचवा था कि किस व्यक्ति को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का सदस्य चुना गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं दिलीप रथ। और आज के रेडर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को अमेरिका का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है, ठीक है, तो जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर को चुना गया है अमेरिका का नया राष्ट्रपति। और इन्होंने इस पद पर जो है डोनाल्ड ट्रंप का स्थान लिया है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे, इनका नाम दिमाग से डिलीट कर दीजिएगा। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? इनका नाम है जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर। देखिए जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हराकर अभी हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। तो एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है कि अभी हाल ही में जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने? ये 46वें राष्ट्रपति बने हैं क्रम से। और जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर के नाम से एक और नया रिकॉर्ड है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति इतिहास में सबसे ज़्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में। देखिए जो आपके जोसेफ बाइडेन है तो इन्होंने जो है इलेक्टोरल कॉलेज में कुल अभी हाल ही में 290 वोट हासिल किए, जबकि व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए कुल 270 वोटों की जरूरत होती है। और देखिए अभी हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद का भी चुनाव हुआ था। और अभी हाल ही में कमला हैरिस को जो है उपराष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ पर? अमेरिका में। और देखिए जो आपकी कमला हैरिस है ये भारतीय मूल की एक अमेरिकी महिला है। और ये जो है इसी के साथ यानी कि मतलब अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है कि ये जो है अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की अमेरिकी महिला है। तो ये दोनों फैक्ट नोट कर लीजिएगा। और आइए थोड़ा सा हम इन दोनों नेताओं के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर के बारे में। देखिए इनका जन्म हुआ था 20 नवंबर 1942 को। और इनका जन्म हुआ था स्क्रैंटन पेंसिल्वेनिया के सेंट मैरी अस्पताल में। और आपको बता दूं जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर है इनकी पार्टी का नाम एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये किस पार्टी से चुने गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो देखिए इनकी पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी। और देखिए इनके जो प्रतिद्वंदी थे डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिकन पार्टी से थे। और जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। और इन्होंने देखिए इससे पहले यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले 2009 से 2017 तक जो है अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। और 1973 से 2009 तक जो है जो आपके जोसेफ रॉबनेट बाइडेन जूनियर हैं ये जो है डेलावेयर के लिए संयुक्त राज्य सीनेटर के रूप में जो इन्होंने कार्य किया था। तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति के बारे में जो डिटेल्स मैंने दी है इसको नोट कर लीजिएगा। और कमला हैरिस की बात कर लेते हैं। देखिए इनका नाम जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि कोई भी भारतीय मूल की महिला जो है इस पद पर पहुंची है तो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है और एग्जामिनर जो है इसको जरूर पूछेगा। देखिए जो कि कमला हैरिस है इनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को कैलिफोर्निया के ओकलैंड में हुआ था। और इन्होंने 2017 से कैलिफोर्निया से जूनियर यूनाइटेड स्टेट्स सीनेटर के रूप में काम किया था। और इनकी माता जी के बारे में जान लीजिए। देखिए जो कि कमला हैरिस है इनकी माँ का नाम था श्यामला गोपालन। ये एक बायोलॉजिस्ट हैं जो कि 1958 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में जो है पोषण और एंडोक्राइनोलॉजी में स्नातक छात्र यानी कि वहाँ पे ये जो है ग्रेजुएशन करने गई थी। कहाँ से? भारत के तमिलनाडु से अमेरिका। यानी कि इनका जो मूल निवास स्थान है इनकी माता जी का वो कहाँ पे है?
तमिलनाडु में है, ठीक है। तो तमिलनाडु से ये शिफ्ट हुई थी इनकी माता जी अमेरिका में, और फिर इनकी बिटिया पैदा हुई, इनका नाम था कमला हैरिस, जो कि अब जाके अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई है। तो भारत के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा प्रबंधित और संचालित हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए, ये समझौता भी हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किया है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ में। याद रखिएगा कि जो आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, इसने भी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और साथ में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि जो आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो इसके द्वारा प्रबंधित और संचालित जितने भी हवाई अड्डे हैं भारत में, उन सभी पर सौर ऊर्जा संचालित संयंत्रों की स्थापना के लिए एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम के साथ समझौता किया है। देखिए, जो आपका ये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है यानी कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1995 में हुई थी और अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। तीसरा कि वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन की अध्यक्षता की थी नरेंद्र मोदी ने। और देखिए, इस सम्मेलन में भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण, संरचनात्मक सुधारों और भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार के दृष्टिकोण पर विचार विमर्श किया गया था। और जो आपका ये वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल 2020 सम्मेलन था, तो देखिए, ये सम्मेलन जो है इसका आयोजन भारत के वित्त मंत्रालय और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के द्वारा किया गया था। चौथा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं दुआर्ते पचीको। याद रखिएगा कि जो आपके दुआर्ते पचीको हैं, इनको जो चुना गया है 2020 से 23 की अवधि के लिए अंतर संसदीय संघ यानी कि इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का नया अध्यक्ष। देखिए, जो आपका ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसके जो नए अध्यक्ष हैं, ठीक है, तो इसके चुनाव की जो प्रक्रिया है, ये भी हाल ही में रिमोट इलेक्ट्रॉनिक गुप्त मतदान के जरिए संपन्न हुई है। और जो आपका ये इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है यानी कि अंतर संसदीय संघ है, देखिए, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और इसके पुराने प्रेसिडेंट का नाम आप भूल जाइए, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नए प्रेसिडेंट आ गए हैं दुआर्ते पचीको। देखिए, जो आपका इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी। पांचवा, किस राज्य में अधिक उद्योगों को आकर्षित करने के लिए अभी हाल ही में बिजली शुल्क में 20 साल की छूट देने की घोषणा की गई है? तो देखिए, अभी हाल ही में जो आपका हरियाणा राज्य है, वहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योगों को जो है आकर्षित करने के लिए, देखिए, अगर किसी भी राज्य में उद्योग लगेंगे तो वहाँ पर रोजगार सृजित होगा। तो इसीलिए हरियाणा की सरकार चाहती है कि हरियाणा में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगें, और इसीलिए उसने जो है क्या कहा है, जो आपका बिजली शुल्क है, ठीक है, तो कोई भी अगर इंडस्ट्री लगाता है हरियाणा में, तो उसको जो है 20 साल तक उसको बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी। देखिए, हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री, इनका नाम है दुष्यंत चौटाला, तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में ये घोषणा की गई है। इन्होंने कहा है कि जो का हरियाणा उपक्रम और रोजगार नीति 2020 है, इसके तहत बिजली शुल्क में कुल जो है 20 साल तक की छूट दी जाएगी अब जितने भी नए उद्योग लगेंगे हरियाणा में। और हरियाणा की बात करें, देखिए, हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, और पॉपुलेशन हरियाणा की 2.54 करोड़, और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। चढ़वा की हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के सहयोग से खुद का मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में जो आपका केरल राज्य सरकार है, इसने नाबार्ड के सहयोग से खुद का एक मिल्क पाउडर कारखाना स्थापित करने के लिए समझौता किया है। देखिए, ये न्यूज़ थोड़ा सा अलग हटके है। आप सोच रहे होंगे कि एक मिल्क पाउडर कारखाना बनाने के लिए किसी ने समझौता किया, तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखिए, हाल ही में जो आपका कोविड-19 महामारी चल रहा है, तो इसके फैलने के बाद जो आपका केरल राज्य, वहाँ पर दूध की खपत में बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, दूध की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो केरल की सरकार चाहती है कि अगर हम जो है दूध जो होता है यानी कि मिल्क जो होता है, उसका अगर हम पाउडर बना लें और पाउडर बना के उसको स्टोर कर लें, तो लॉन्ग टाइम तक उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और दूध की मतलब मात्रा में जो है क्या होगा, अगर मतलब उपलब्धता जो दूध की है वो अगर केरल में कम होगी, तो उस दूध के पाउडर से उसकी आपूर्ति करी जाएगी। तो इस समस्या यानी कि दूध की खपत में गिरावट की समस्या का निवारण करने के लिए हाल ही में केरल राज्य के वन और डेयरी विकास मंत्री के राजू ने नाबार्ड यानी कि जो आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, तो इसके अवसंरचना निवेश कोष का इस्तेमाल करते हुए कुल 53.93 करोड़ रुपए की इस परियोजना को
उत्तरी मलप्पुरम जिले में जो है केरल सहकारी दूध विपणन महासंघ के परिसर में स्थापित करने की घोषणा की है। तो केरल में जो आपका ये नाबार्ड के सहयोग से जो आपका मिल्क पाउडर कारखाना है कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? केरल के जो मलप्पुरम जिले में जो है केरल सहकारी दूध विपणन महासंघ के परिसर में। और देखिए जो आपका नाबार्ड है इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपका मुंबई में स्थित है। सातवां है कि इस तिथि को लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए आपका 9 नवंबर का दिन है, 9 नवंबर को हर साल लीगल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। और आठवां प्रश्न है कि नेशनल कैपेचिनो डे कब मनाया जाता है? तो देखिए नेशनल कैपेचिनो डे को हम मनाते हैं 8 नवंबर को। और नवा प्रश्न है कि 9 नवंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था। थोड़ा सा हम डिटेल में इस न्यूज़ को देख लेते हैं। देखिए जो का उत्तराखंड है इसका पुराना नाम था उत्तरांचल। याद रखिएगा उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था? उत्तरांचल। और ये उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है। देखिए ये इंडिया का मैप आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लाल वाला पार्ट आपका है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड को अलग करने के लिए बहुत आंदोलन हुआ और बाद में क्या हुआ, फिर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया और उसका नाम उस समय उत्तरांचल था। देखिए सन 2000 से 2006 तक जो है जो आपका उत्तराखंड है ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2007 में फिर इसका नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो सन 2000 से 2006 तक जो है उत्तराखंड जो है ये उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, इसको नोट कर लीजिएगा। और 10वां प्रश्न है कि 8 नवंबर को किस पूर्व उप प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है? तो देखिए जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं लाल कृष्ण आडवाणी, इनका जन्मदिन 8 नवंबर को मनाया जाता है। देखिए लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ था 8 नवंबर 1927 को पाकिस्तान के कराची में। और ये जो है जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में है बीजेपी, तो इसके फाउंडिंग मेंबर थे। और सबसे खास बात, ये कब से कब तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे? देखिए ये जो है भारत के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री रहे सन 2002 से 2004 तक। ये ड्यूरेशन एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी वगैरह में हर एग्जाम में, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जो आपके लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये जो है सन 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन। देखिए आज क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए कितने भारतीय बैंकों के साथ समझौता किया है, बताइए। दूसरा आपके लिए कि लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। और तीसरा कि हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा PSLV C49 से EOS 01 के साथ कुल कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया था, बताइए। इनकी संख्या टोटल कितनी है, कितने इसमें भारतीय उपग्रह थे, कितने विदेशी उपग्रह थे और किस देश के कितने कितने उपग्रह थे, ये मैंने आपको डिटेल में बताया था और यही चीज़ एग्जाम में पूछी जाएगी। तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। चौथा प्रश्न है कि आपके लिए कि हाल ही में किस तिथि को भारत और इटली के बीच में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, बताइए। और पांचवा कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, आंसर बताइए। तो इसी के साथ आज का इंफॉर्मेशन होता है। कल फिर मिलेंगे कल के समय, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। और देखिए कि इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका वीकली करंट अफेयर का वीडियो है नवंबर महीने का वो अपलोड हो चुका है और उसको देख डालिएगा।